सुंदरपुर गांव का जादुई कुआं और बदलते दिन। सुंदरपुर गांव छोटा सा था पर बहुत हरा भरा। बीच में एक पुराना पत्थर का कुआं था जिसके चारों तरफ पीपल का पेड़ और बड़ी बड़ी घास। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं में रात को जादू होता है, जो सच्चे दिल से कुछ मांगे वो मिल जाता है। गांव में मोतीलाल चाचा रहते थे। उम्र 55 के करीब, मूछें तनी हुई, हमेशा हिसाब किताब की डायरी साथ रहती। सब कहते थे मोतीलाल चाचा को पैसा बहुत प्यारा है। चाचा ने सालों से कर्ज लेकर ब्याज चुकाकर एक मोटा थैला सोने के सिक्कों का जमा किया था। उनका सपना था शहर जैसी बड़ी सुनार की दुकान खोलें और गांव वाले उनके सामने सिर झुकाएं। एक दिन चाचा को कुएं की बात याद आई। रात को जब सब सो गए, चाचा ने कंधे पर थैला लटकाया और चुपके चुपके कुएं पर पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी। चाचा ने थैला खोला और एक एक करके सारे सोने के सिक्के कुएं में डालने शुरू किए। ढेर सारे सिक्के गिरते गए, छन 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 छन। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे जादुई कुएं, मुझे इतना सोना दे दो कि पूरा गांव मेरे सामने न झुके तो कहना। सिक्के डालते डालते थैला खाली हो गया। चाचा खुश होते हुए घर लौटे। अगली सुबह गांव के बच्चे कुएं के पास खेलने आए। छोटी रानी ने जेब से चमचमाती कौड़ी निकाली और बोली, काश हमारे स्कूल में बड़ा सा झूला आ जाए जिसमें 10 बच्चे एक साथ झूल सकें। पप्पू ने एक फटी हुई कौड़ी डाली। काश गांव में बिजली दिन रात आए, पंखा चलता रहे और मम्मी को गर्मी ना लगे। बूढ़ी कमला दादी लाठी टेकते हुए आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक सूखा गुलाब का फूल डाला और धीरे से बोली, मेरा पोता बिट्टू पिछले 3 महीने से बीमार पड़ा है। काश वो फिर से दौड़ने कूदने लगे। बच्चों ने तालियां बजाईं। हो जाएगी दादी, जादुई कुआं सबकी सुनता है। उसी शाम अजीब घटना हुई। सूरज ढलते ढलते कुआं अपने आप चमकने लगा। नीला, हरा, लाल, पीला, 7 रंग। गांव वाले डरते डरते इकट्ठा हो गए। अचानक पानी के ऊपर चांदनी सी रोशनी में एक परी प्रकट हुई। लंबे सफेद बाल, चमकता गाउन। परी ने मीठी आवाज में कहा, कल रात सबसे ज्यादा चीज इस कुएं में डाली गई है। सबसे पहले उसी की इच्छा पूरी होगी। सब खुश हो गए। चलो, मोतीलाल चाचा को सोना मिलेगा, गांव में बड़ी दुकान खुलेगी। परी ने हाथ हिलाया। कुएं से झन झन की आवाज आई, पर सोने के सिक्के नहीं निकले। निकलने लगे सोने के बर्तन। बड़ी बड़ी परातें, थालियां, गिलास, लोटे, कलश। सारा सामान सीधा मोतीलाल चाचा के घर के आंगन में ढेर होता चला गया। 10 मिनट में पूरा आंगन सोने के बर्तनों से भर गया। चाचा पहले तो मुंह फूले, फिर रोने लगे। अरे, मैंने सोना मांगा था बेचने को, ये बर्तन कौन खरीदेगा? मेरे सारे सिक्के बर्बाद। परी हंसी और बोली, तुमने सिर्फ अपना सोचा था, इसलिए सिर्फ दिखाने की चीज मिली। अब इन बच्चों और दादी ने पूरे गांव के लिए मांगा है, देखो। परी ने दूसरा हाथ हिलाया। स्कूल के मैदान में अचानक लोहे का बड़ा सा झूला प्रकट हो गया। 10 सीटों वाला, रंग बिरंगा। बच्चे चीखते हुए झूलने दौड़े। गांव के सारे खंभों पर नई बिजली की तारें चमक उठीं। बिजली पूरे दिन रात आने लगी। कमला दादी के घर से बिट्टू की हंसी गूंजी। वो बिस्तर से उठा, दौड़ता हुआ दादी के गले लग गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह जादुई कुआं, वाह परी। मोतीलाल चाचा सिर झुकाए खड़े थे। परी उनके पास आई और प्यार से बोली, अभी भी देर नहीं हुई चाचा। जो बर्तन मिले हैं उन्हें गांव वालों में बांट दो। फिर आज रात एक फूल डालकर सबके लिए मांगो। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सारे सोने के बर्तन गांव वालों में बांट दिए। जिनके घर बर्तन नहीं थे उन्हें थाली कटोरी मिली।
जिनके पास पहले से थे उन्होंने गरीब गांवों में भेज दिए। बैरागीपुर एक छोटा पर खूबसूरत गांव, चारों तरफ खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की खुशबू से भरा। यहीं रहता था 12 साल का मनु, जन्म से गरीब पर सपनों से मालामाल। उसकी माँ कहती थी, मनु, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। मनु रोज खेतों में घूमता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता, कहीं सूखी, कहीं नम, कहीं टूटी हुई। एक दिन उसने देखा कि गांव का आधा हिस्सा सूखे से जूझ रहा है। कुएं सूख चुके, नहर टूट चुकी, लोग परेशान, पर कोई समाधान नहीं। मनु ने मिट्टी उठाकर कान से लगाई और बोला, तू बोल, मैं सुनूंगा, मैं कुछ करूंगा। वो सिर्फ 12 साल का था, पर दिल में पूरी दुनिया बदलने की आग थी। और बस यही थी उसकी शुरुआत। गांव के बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग कूड़ा कुआं कहते थे। शहर का कचरा, जानवरों की हड्डियां, टूटी चीजें, सब वहीं डाला जाता। एक दिन मनु वहां से गुजर रहा था कि उसे एक तेज चीख सुनाई दी। एक चिड़िया गंदगी में फंसी थी। मनु ने उसे उठाकर अपने गमछे से साफ किया। चिड़िया कांप रही थी। मनु बोला, अगर एक चिड़िया इस गंदगी में मर सकती है तो कल कोई बच्चा भी मर सकता है। वह घर गया, एक टोकरी और लकड़ी का लंबा डंडा लाया। अकेला ही कचरा निकालना शुरू कर दिया। गांव वाले हंसने लगे। अरे मनु, तू क्या पूरा गांव साफ करेगा? तू बच्चा है, ये बड़े बड़ों का काम है। मनु शांत था। वो बस इतना बोला, सफाई किसी की उम्र नहीं देखती। शाम तक कुआं थोड़ा साफ हुआ। चिड़िया वापस आसमान में उड़ी। मनु ने पहली जीत पाली थी। अगले दिन 2 बच्चे मनु के पास आए, रवि और गुनिया। रवि बोला, मनु, हम भी चलेंगे। कल घर जाकर मैंने सोचा, तू अकेला क्यों करे? गुनिया ने कहा, मैंने भी अपनी माँ को समझाया, उन्होंने झाड़ू दे दिया है। मनु मुस्कुराया, अब हम 3 नहीं, 3 चिंगारियां हैं। तीनों बच्चे रोज शाम को कूड़ा कुआं साफ करते। धीरे धीरे स्कूल के और बच्चे जुड़ गए, फिर कुछ बड़े लोग भी। गंदगी कम हुई, पानी दिखने लगा। मनु ने कुएं के चारों तरफ फूल लगा दिए। 1 महीने के अंदर कूड़ा कुआं अब एक सुंदर खेल का मैदान जैसा दिखने लगा। सरपंच ने मनु को बुलाकर कहा, बेटा, तूने हमें शर्मिंदा किया। हमने जो नहीं कर पाए तूने कर दिखाया। मनु ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस पहला कूड़ा उठाया था। और यही था असली बदलाव की शुरुआत। अब भी आगे बहुत बड़ी कहानी लिखी जानी थी। बैरागीपुर में बदलाव की हवा चलने लगी थी। बच्चों द्वारा साफ किया गया कुआं अब गांव का गर्व बन चुका था। लोग सुबह वहां टहलने आते, बच्चे खेलते, महिलाएं पानी भरती। पर मनु के मन में कुछ और गहरा चल रहा था। रात को वह अक्सर खेतों के पास बैठकर तारों को देखता। हर तारा उसे एक सवाल देता, सिर्फ एक कुआं साफ करने से क्या होगा? गांव के खेत तो अब भी सूखे हैं। एक शाम उसके पिता ने आकर कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्यों बेटा, आज चुप क्यों है? मनु बोला, बाबा, हमारे गांव में पानी क्यों नहीं आता? नहर टूटी तो किसने ठीक नहीं की? कुएं सूखे तो किसी ने साफ क्यों नहीं किया? पिता ने लंबी सांस ली। बेटा, ये सवाल दशकों से हवा में तैर रहे हैं। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। मनु की आंखों में चमक आई। तो क्या मैं उम्मीद बन सकता हूं? उसके पिता मुस्कुरा दिए। अगर तू चाहे तो पूरा गांव तेरे पीछे चलेगा। वो रात मनु ने फैसला कर लिया। अब उसकी असली लड़ाई पानी को वापस लाने की थी। गांव के बाहर एक पुरानी नहर थी। लोग कहते थे कि 12 साल पहले आए बाढ़ में वो टूटी थी और तब से कोई उसे ठीक करने नहीं गया। मनु अगली सुबह रवि, गुनिया और 5 और बच्चों को लेकर नहर देखने निकला। धूप तेज थी, पर बच्चों के कदम उससे भी तेज। नहर पहुंचे तो मनु हैरान था। नहर टूटी नहीं थी, पूरी तरह बंद की गई थी। किसी ने पत्थरों, मिट्टी और लकड़ियों से जानबूझकर उसे रोक रखा था। बहुत पुरानी पर लगातार भरी हुई रुकावट। रवि चिल्लाया, मनु, ये किसी ने खुद बंद किया है। गुनिया ने कहा, मतलब पानी रोका गया था? हमारा गांव प्यासा इसलिए है? मनु की आंखें सख्त हो गईं। वह बोला, जिसने भी ये किया है उसने गांव से धोखा किया है। उसने बच्चों को छोटा सा काम बांटा। कौन मिट्टी हटाएगा, कौन टहनियां खींचेगा, कौन पत्थर उठाएगा? काम शुरू हुआ। 3 घंटे बाद हाथ छिल गए, पैरों में कीचड़ जम गया, पर पहली बार
नहर का असली रास्ता दिखने लगा और तभी बच्चों को दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा था। आवाज नजदीक आई। एक बड़ा कद का आदमी, हाथ में मोटी लाठी लिए। राजू हलवाहा, गांव का सबसे ताकतवर और बदनाम आदमी। लोग कहते थे कि उसके पास छुपा हुआ पानी है। सोनपुर गांव दिन में शांत था, लेकिन रात में ये जगह बिल्कुल बदल जाती थी। सूरज ढलने के बाद हवा का रुख बदल जाता। रात के पक्षी गायब हो जाते, पेड़ों की टहनियां खुद हिलती और दूर से वर्मा हवेली की टूटी खिड़कियों में हल्का नीला उजाला दिखता। गांव के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर देते। किसी को सड़क पर अपने कदमों की आवाज भी अच्छी नहीं लगती थी। बच्चे तो हवेली का नाम भी नहीं लेते थे। वर्मा हवेली 18 साल से बंद, 18 साल से अंधेरा और 18 साल से वहां से आती आवाजें। हर रात एक जैसी, कभी धीमी कराह, कभी महिला की हंसी, कभी कदमों की आवाज, लेकिन सबसे डरावनी आवाज थी दरवाजे पर पड़ती किसी की उंगलियों की चरो चरो। लोग कहते थे उस हवेली में कोई है जो मरा नहीं है, बस अटका हुआ है। आरव 22 साल का, शहर में पला बढ़ा, दिमाग से तेज और जिज्ञासा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने नाना नानी के घर सोनपुर आया था। पहली रात ही उसे हवेली की दिशा से बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुराने दरवाजे पर नाखून चला रहा हो। 1, 2, 3। हर खरोंच के साथ आरव का मन अजीब सा होने लगा। नानी ने उसे देखा और तुरंत बोली, उधर मत देख, वो घर रात में जागता है। आरव हंसा, नानी, घर कैसे जागता है? नानी का चेहरा जम गया। उन्होंने कहा, जिस घर में आत्मा फंसी हो वो कभी सोता नहीं। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने पहली बार मान लिया कि इस गांव में कुछ तो अजीब है। अगले दिन सुबह आरव अपने बचपन के दोस्त करण से मिला। करण गांव का लड़का, लेकिन आरव के पीछे कुछ भी करने को तैयार। आरव बोला, हवेली देखने चल। करण डर गया, लेकिन जब आरव ने उसे चिढ़ाया, डर गया क्या, तो वो भी तैयार हो गया। दोनों दोपहर में हवेली पहुंचे। धूप तेज थी, लेकिन हवेली की दीवारें धूप को निगल रही थी। अंदर जाते ही हवा अचानक ठंडी होकर गर्म हो गई, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। फर्श पर कदमों के ताजा निशान थे, धूल में एकदम साफ, जैसे किसी ने रात में ही चलकर बनाए हों। करण बोला, ये कैसे हो सकता है, यहां तो कोई आता ही नहीं। आरव ने बिना कुछ कहे कमरे देखने शुरू किए। एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में एक बड़ा दरवाजा बंद था। ताले पर धूल नहीं थी, मतलब ताला रोज छुआ जाता था। आरव ने कान लगाया। अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, कोई है? करण का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, आरव, चले यहां से। लेकिन आरव जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसने ताले को छुआ। ताला अचानक गर्म हो गया, इतना गर्म कि आरव का हाथ जल गया, और फिर ताला खुद टूटकर गिर गया। दरवाजा चर्र करके धीरे धीरे खुला। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में 2 सफेद रोशनी जैसी आंखें धीरे धीरे खुली। करण डर के मारे पीछे गिर पड़ा। आरव की सांस रुक गई। अचानक किसी ने दरवाजा पीछे से तेज आवाज से बंद कर दिया। अंदर से कदमों की आवाज दौड़ी, फिर एक चीख, और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर गिर पड़ा। वो आखिरी सांस लेते हुए बोला, देविका, उसे मत जगाना, और मर गया। हवेली की खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गईं। आरव और करण डर कर भागे। गांव के बुजुर्ग ने सारी सच्चाई बताई। 18 साल पहले वर्मा हवेली में रहने वाली औरत देविका वर्मा तांत्रिक विद्या में पारंगत थी। उसने एक खतरनाक प्रयोग किया था जिसका नाम था त्रिकाल पुनर्जन्म। इस प्रयोग में आत्मा को शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में जाना होता था, लेकिन उसका प्रयोग अधूरा रह गया। देविका का शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। बुजुर्ग बोला, वो अब भी नए शरीर की तलाश में है, और लगता है वो शरीर
तुम्हारे आसपास है। आरव को पहली बार लगा कि हवेली में जो आंखें उसने देखीं, वो किसी आत्मा की थीं। उस रात आरव को नींद नहीं आई। कमरे की खिड़की से हवेली दिखती थी। रात 12 बजे खिड़की खुद खुली। हल्की हवा आई और किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, आरव। आवाज एकदम महिला की थी, लेकिन टूटी फूटी, जैसे बर्फ में किसी की आवाज जमी हो। आरव ने बाहर देखा। हवेली की तीसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की में वही सफेद आंखें उसे घूर रही थीं। आरव डर गया, खिड़की बंद कर दी, लेकिन आवाज फिर आई, तुम ही मेरा रास्ता हो। अगली सुबह आरव अपनी जेब में कुछ महसूस करता है। वो चाबी थी, वही चाबी जो बूढ़े आदमी ने मरते वक्त दी थी। चाबी खुद गर्म थी और उस पर हल्की नीली चमक थी। चाबी के पीछे लिखा था, तहखाना खोलो। दरवाजा जैसे ही खुद ब खुद खुला, अंदर की ओर अंधेरी हवा एक पुराने कुएं जैसी ठंडी लगी। आरव ने गला सूखते हुए कदम अंदर रखा। करण बहुत पीछे खड़ा था। उसके पैरों में कपकपी थी। कमरे के अंदर धूल थी, लेकिन हवा में एक अजीब गर्मी भी थी, जैसे अभी किसी ने कोई दिया बुझाया हो। 2 आंखें, हाँ, वही 2 सफेद चमकती आंखें अभी भी उन्हें देख रही थीं। लेकिन जैसे ही आरव ने मोबाइल की हल्की फ्लैशलाइट